पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन के अनुसार वे क्वांटिटी जो मेजरेबल हो एंड जो फिजिक्स के लॉ को पालन करे उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखो, अगर हम लॉ ऑफ फिजिक्स की बात करें तो इनको तो सभी फिजिकल क्वांटिटी को पालन करना ही होगा, लेकिन मैं अगर मेजरेबल वाले पार्ट की बात करूं तो मेजरमेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड से हम लोग कई फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर मुझे कई फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड ही बताने से वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो हमें कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होती है जब मेजरेबल पार्ट मतलब मैग्नीट्यूड वाले पार्ट हम लोग देखेंगे। मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर कई फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाए। मैं आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन के अनुसार आप एक चैप्टर ही पढ़ोगे, यूनिट एंड डायमेंशन। हम डिस्क्रिप्शन की बात करें मतलब वर्णन। किसी कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मिलेंगे आपको जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बता सकते। हाँ, लॉ ऑफ फिजिक्स तो सबको पालन करना ही हो। इन चीजों को हम इन कंसेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको आगे हम जो 3-4 डेफिनेशन लिखेंगे उस डेफिनेशन को इन्हीं सब एग्जाम्पल के मदद से हम लोग देंगे। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि आप अपना हाइट बताओ। यदि आपको अपना हाइट पता ना हो तो आप ये बोलोगे सर अगर आपके पास स्केल है, मीटर स्केल या कोई स्केल है तो मुझे तो मैं बता सकता हूँ। आप क्या करोगे, मुझसे मीटर स्केल लेके आप अपने हाइट मेजर करके हमें बता सकते हैं। और मान लो आपने अपना हाइट मेजर कर लिया और मेजर करके जो आपको हाइट मिला वो मिला 172 सेंटीमीटर। जो आपका हाइट मिला वो कितना मिला, 172 सेंटीमीटर। तो ये तो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। आप बोलोगे सर ये तो इसमें क्या कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और बात करते हैं। आपसे कोई पूछ आप अपना मास बताओ, आप वो भी मेजर करके आप बता सकते हो। मान लो 50 kg, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंफ्यूजन तब स्टार्ट होगी। मैं देखो एक मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट। मैं बोलूँ ये वायर है, कौन सा वायर, करंट फ्लो करने वाली वायर जो हमारे मोहल्ला में कहीं लगी होती है जिससे करंट फ्लो कर। उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 3 एम्पियर कर रही है। कितने एम्पियर, 3 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रही है। क्या मैं बोल दूं सिर्फ कि इस वायर में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो क्या ये कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करेगा? यदि आपका जवाब यस है तो बताओ, ना है तो भी बताओ। यदि आपका जवाब यहाँ यस है तो ये गलत है। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि जो ये वायर है इस तरह से लगी हुई है इसमें करंट किस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है, तब जाके ये कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा। अगर मैं यहाँ बोल देते जो वायर है इसमें करंट वेस्ट टू शॉर्ट की ओर है, मतलब ईस्ट की ओर करंट इस वायर में फॉलो कर रही है, तो ये कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है। ऐसे अगर मैं और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछूं, जैसे कि मान लो कि हमारे हाथ में जो मार्कर है, इस मार्कर का अगर मास पूछा जाए तो कोई भी बता सकता है मेजर करके। मान लो मेजर किए, इसका मास आ गया 50 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ मार्कर, मास ऑफ मार्कर इक्वल टू 50 ग्राम। समझे? बट यहाँ पे आपको पूछा जाए कि इस मार्कर पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो कोई बच्चा जवाब देंगे कि 50 ग्राम मास है तो हम इसको क्या करेंगे, 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10। मतलब हमने क्या किए, ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर दिए तो ये जाके आपको मिला 0.5 न्यूटन। देखो, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस मार्कर के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही, तो हमने मुझे पता है mg होता है फॉर्मूला। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला पता है तो आप 9th में पढ़े होंगे। mg होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन।
और इसकी वैल्यू 10 अप्रोक्सीमेट ली जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से हमने यहाँ वैल्यू रखे, बट ये भी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस मार्कर पे लग रही है। जब तक आप ये नहीं बोलोगे ये जो फोर्स लग रही है मार्कर पे जो ग्रेविटेशनल है वो किधर लग रही है, नीचे की ओर लग रही है, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये फोर्स नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रही है, तभी जाके ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो। ऐसे कई एग्जाम्पल आप और भी दे सकते हो, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका अगर लेंथ पूछे तो आप बता दोगे, इजीली बता दोगे, लेकिन अगर आपसे कोई इसका एरिया पूछे तो एरिया में कंफ्यूजन आपको आ जाएगा। कैसे, देखो अगर एरिया पूछे तो एरिया में ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये स्पष्ट करना होगा कि मुझे इसका कैप का एरिया चाहिए या फिर कंप्लीट एरिया चाहिए या फिर ये सरफेस का एरिया चाहिए। ये कैप का एरिया, कंप्लीट एरिया या फिर ये सरफेस का, ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ऐसे और भी कई एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लो आप बाहर से कहीं से खेल का आए और आपको मम्मी बोल रहे अलमारी जो घर में रखे उस पर धक्का देके एक साइड कर दो, तो आप वहां ये जरूर पूछोगे कि इस अलमारी को किधर से धक्का, किस दिशा में धक्का। तो ये भी एक, आप बिना आप पूछे आप उस पर धक्का नहीं दे सकते, मतलब उसको पुल या पुश नहीं कर सकते। आपको वहां पूछना पड़ेगा कि मुझे इस अलमारी को किस दिशा में धक्का देना है, तो जाके वहां फोर्स कंप्लीटली डिस्क्राइब हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली वर्णन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है। अभी तक हम लोग दो बातों पे बात कर लिए, एक मैग्नीट्यूड पे, दूसरा डायरेक्शन पे। अब तीसरा जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो है एडिशन से। जैसे मान लो 3 ब्लॉक है, एक 1 kg का, दूसरा 2 kg का और तीसरा 3 kg। अगर मैं बोलूं इन तीनों ब्लॉक को ऐड करके एक बड़ा सा ब्लॉक बनाना है और उसका मास आपको निकालना है, तो आप बोलोगे सिंपल है, 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg, जो एक सिंपल एडिशन है, अलजेब्रिक एडिशन भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 kg। तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 kg। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंप्लीटली मान लो यहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं आएंगे, इस एडिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम 100% ये करेक्ट। वही अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, एक इधर से लग रहा है 1 न्यूटन, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन और इधर से लग रहा है 3 न्यूटन। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए ये जो बॉडी है इस पर आप नेट फोर्स कितना लगा, तो आप बोलोगे 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 6 न्यूटन। क्या ये सही है या गलत? अगर किसी का आंसर सही आ रहा है तो वो सिर्फ इसका 10 से 20% आंसर सही दे रहे हो, आपका जो 80 से 90% आंसर है वो गलत है, क्योंकि 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बॉडी पे किस डायरेक्शन में या कितने एंगल पे लग रही है उसका मैग्नीट्यूड उस बातों पे निर्भर करेगा। हाँ, एक केसेस में 6 न्यूटन होगा जब ये तीनों फोर्स क्या हो, एक ही दिशा में लगे। मान लो अगर कोई 3 व्यक्ति एक ब्लॉक को एक ही दिशा में अगर फोर्स लगाए, उस समय क्या होता है, फोर्स को हम लोग सीधे जोड़ सकते हैं। तो आप इस रिजल्टेंट को ऐसे लिख सकते हो, मे और मे नॉट बी इक्वल। बोलो सर इसको हम कैसे ऐड करें? इसी एडिशन को सीखने के लिए हम तो वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं, इसी एडिशन को या फिर इसी टाइप के मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं। और शुरू में हमने बताए थे जिसपे 2 यूनिट आधारित है, एक मैकेनिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है। इसी को पढ़ने के लिए हम लोग इसी सबको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर।
और देखो अभी हमने तीन बातें समझे। एक तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बताना होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिखे। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो बता देंगे, उससे भी वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो यही तीनों डेफिनेशन, मतलब जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सॉरी टेंसर क्वांटिटी, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी, जिसका एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट है। और थर्ड जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और इट मस्ट बी ओबे लॉ ऑफ वेक्टर, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और मेन जो कैलकुलेशन हम इस चैप्टर में वेक्टर में पढ़ेंगे वो वेक्टर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, those quantities which have required only magnitude for those quantities, या फिजिकल क्वांटिटीज भी यहाँ लिख सकते हो, which have required only magnitude for their description. Their description are called स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एसक्यू लिख देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल आपका होगा, लेंथ ले लो, लेंथ छोड़ दो, डिस्टेंस हम लोग, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया। हर टाइप्स के एनर्जी, जितने टाइप्स की एनर्जी है सब स्केलर क्वांटिटी। वर्क हो गया, हर टाइप्स के वर्क, पावर हो गया, एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं, ETC, और बहुत सारे। ये आपका 12th में पढ़ोगे ये। और सेकेंड डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं टेंसर क्वांटिटी, तब देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। देखो इसमें हम कितना चेंज करेंगे, दोज क्वांटिटीज which have magnitude दोज फिजिकल क्वांटिटी यहां आप लिख सकते हो, फिर मैं बोल रहा हूं दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, those quantity which have magnitude as well as direction and which do not obey क्या, वेक्टर लॉ या फिर लॉ ऑफ वेक्टर, जो भी लिखो, वेक्टर लॉ या लॉ ऑफ वेक्टर, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी।
समझे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करो तो इसका एक ही एग्जाम्पल और भी कही है, लेकिन अभी एक ही एग्जाम्पल माइंड में रखो, इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पालन नहीं करते। इसको हम लोग तो फिर कैसे जोड़ेंगे, सिंपल तरीका से जोड़ेंगे, जो तरीका आपने अलजेब्रिक एडिशन में पढ़े। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में ही हम ये चैप्टर, इसी के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ा है, वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। उसके डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि दोज क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच ओवे द लॉ ऑफ वेक्टर, ऐसे लिख लो, लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब those physical quantity which have magnitude as well as direction and which obey the law of vector are called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गए, एक्सेलरेशन हो गए, फोर्स हो गए एंड टॉर्क। और भी इसका कई है, ज्यादा 12th में पढ़ोगा और 11th में भी कई है, पीटीसी। तो ये सब इन सब टाइप को जो भी मैं एग्जांपल लिखा हूं, और भी कई एग्जांपल है, उनको जब भी आपको जोड़ने की जरूरत पड़े, एड करने, सब्ट्रैक्ट करने या फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े, तो उनके लिए आपको वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। और उस समय आप जो वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ वेक्टर, उनको यूज करके ही आप उसको कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।